जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 7th की आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, जो कि आपका किसका पार्ट है, यूनिट 2 का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आखिर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ में, किसकी हेल्थ में, देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले एक ये पैराग्राफ हम पढ़ लें, आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, ठीक है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो उन्होंने सरकार चुनी है अपनी, जो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चुनी है, वो उनकी वेलफेयर के लिए क्या करे, वर्क करे, वेलफेयर के लिए, ठीक है। सोशल वेलफेयर कहते हैं ना हम। तो वैसे ही लोग क्यों चाहते हैं डेमोक्रेसी में कि उनकी वेलफेयर के लिए क्या सरकार वर्क करे, क्योंकि उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव उन्हें चुना है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। किस तरीके से एजुकेशन के तौर पे उनकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ये ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन दी मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्थ की मीनिंग देखेंगे एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलें हम शुरू करें, चलिए। उससे पहले दोस्तों आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा, 2 दिन से आपकी लेक्चर नहीं आई क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी, आप समझिएगा। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, गले में से गला ख़राब था एकदम, तो इसलिए लेक्चर नहीं ला पा रहा था, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ही, बोला जा नहीं रहा था। और एक बात और कह दूं दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने याद कीजिए पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको ऑन इक्वालिटी पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था मैं आपको स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी पढ़ाऊंगा। मुझे लगा था उस टाइम पे कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके जो आपके चैप्टर्स हैं ना, ये थोड़े मतलब अच्छे से अरेंज्ड नहीं है, हो सकता है कि मिसप्लेस्ड हो गए हो। पर जब ध्यान से देखा ना तो समझा कि जो आपकी स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी जो आपका 9th चैप्टर है, वो हम 9th चैप्टर में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये पूरी किताब नहीं समझेंगे ना, जब तक हम ये 8 चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। तो ये एनसीईआरटी हमसे ये कहना चाहती थी, मेरे से हो सकता है गलत मैंने समझ लिया हो, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं, आखिर हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज, हम हेल्थ को कई तरीके से समझ सकते हैं। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ को हम ये भी समझ सकते हैं क्या, कि हम बीमार ना पड़े, फ्री ऑफ इलनेस रहें, कोई इंजरीज वगैरह ना हो। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़। पर क्या है कि सिर्फ हेल्थ आपकी ना डिजीज़ का ही नाम नहीं, कि अगर आपको कोई बीमारी होगी तो उसी को हम हेल्थ से रिलेट करेंगे कि आपकी हेल्थ खराब है। हेल्थ देखिए कैसे, यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कॉलेज विथ हेल्थ। वॉट इफ वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन से रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ से देखिए क्या है ना, कि आपकी सिर्फ सोशल लाइफ हो गई, ठीक है, सोशल लाइफ हो गई आपकी, बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जिसमें हम देखते हैं आपका मेंटल हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, सिर्फ बीमारी नहीं देखेंगे, मेंटल हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, सोशल लाइफ में आप कैसे रह रहे हैं, ये सब आपका डिपेंड करता है हेल्थ को, ठीक है। हेल्थ इससे डिफाइन होती है आपकी, WHO की आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। Apart from diseases, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. ये भी बात सही है, अगर लोगों को पीने का साफ पानी मिला या वहाँ के पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग हेल्दी होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लीन रहेंगी तो बंदा हेल्दी रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा। नहीं तो अगर ये चीज़ रहती है, आमतौर पे आप देखते रहते हैं कि बीमारियाँ होती हैं इन सब चीज़ों से, दिल्ली वाले तो खास करके जानेंगे। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. ये भी सही बात है कि अगर लोग को एडिक्वेट खाना नहीं मिल रहा, या लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, क्लीनिनेस जैसे स्लम्स वगैरह हो जाती है, वहाँ पे आप देखते हैं कितनी क्लीनिनेस नहीं होती है, तो
वहाँ पे बीमारियाँ तो फैलेंगी ही, वो भी हेल्थ को हमारे अफेक्ट करेगा। तो हेल्थ ये कहना चाहता, अब हेल्थ को ये समझिए, अब ये नहीं किसी को कोई बीमारी होगी, ठीक है, तो उसी को हम हेल्थ कहेंगे कि यार उसको कोई बीमारी होगी, वो हेल्दी नहीं है, इसकी हेल्थ खराब है। हेल्थ यार हर चीज़ से होती है, सोशल हो गया आपका, सोशली आपकी हेल्थ कैसी है, आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकली मेंटली सब चीज़ देखी जाती है, ठीक है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इज गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. ये भी बात है। We all need to be without mental strain. Mental strain जो होता है ना, आम जो आप आजकल के जो आप लोग देखेंगे, बहुत लोग क्या होता है कि दिमाग पे ना मेंटल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेन मतलब प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, प्रेशर लेना अच्छी चीज़ होती है, पर इतना भी प्रेशर मत ले लो, ठीक है, कि हेल्थ ही आपकी बिगड़ने ना लग जाए, आपकी मानसिक स्थिति स्टेबल ना रहे, स्टेबल कह रहा हूँ, सॉरी फंबल हो गया, मानसिक स्थिति आपकी स्टेबल ना रहे। तो ये भी आप सबका डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी जो पार्ट हैं आपकी लाइफ के, ये सब आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, ठीक है। आपने हेल्थ को समझा कि आखिर हेल्थ क्या है। आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको आपके सामने, ठीक है, दो पार्ट हैं यहाँ पे, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हेल्थ केयर इन इंडिया हम डाल रहे हैं। ये आपके सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, राइट साइड आप भूल जाइए, राइट पार्ट आप भूल जाइए, सिर्फ लेफ्ट वाले बॉक्स पे आप फोकस कीजिए, लेफ्ट वाले की तरफ ये जो बॉक्स है यहाँ फोकस कीजिए। मैं यहाँ लाइन मार देता हूँ, ठीक है, इस जगह आप फोकस कीजिए, ओनली इस जगह आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ आप अगर पहला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। ये आपको मैं बता रहा हूँ हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया में क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे लार्जेस्ट अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, हम ज़्यादा डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज इन एवरी ईयर। मतलब लगभग 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर हर साल क्वालिफाई करते हैं, मतलब 30,000 नए क्वालिफाइड डॉक्टर्स हम बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छी फैक्ट है, मतलब एकदम देखिए आप सोचेंगे कि हमें प्राउड होता है। अभी आगे देखिए, अभी पता चलेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, ठीक है, सही बात है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ तो बढ़ी है जब से हम आज़ादी, हमें इंडिपेंडेंस मिली है, तब से तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ी है, वो भी हम देखते हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। In 1991, there were 11,174 hospitals and in 2017, the number grew to 23,583. और अब जाके ये 25-26 हज़ार के आसपास आपके हॉस्पिटल्स हो गए होंगे। तो आपने देखा 25-26 हज़ार हॉस्पिटल्स हैं, ये भी अच्छा। आप सोचेंगे यार क्या लाजवाब, इतने हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री में, वाह यार। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए क्या है ना, मेडिकल टूरिस्ट का आपको मैं मतलब समझाता हूँ। अब कोई यूएसए में एक बंदा रह रहा है या यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बंदा रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे उसको किसी चीज़ की सर्जरी वगैरह करानी है, वहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, पर वही फैसिलिटी, वही सर्जरी इंडियन हॉस्पिटल में या इंडिया में सस्ते में हो जा रही है, तो वो इंडिया आएगा, तो उसे हम मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। एंड सिर्फ इसे ही नहीं कहते कि बचत हो रही है और बाहरी कंट्री से, मतलब डेवलप्ड कंट्री से कोई बंदा इंडिया आ रहा है अपना इलाज कराने, तो हम उसे टूरिस्ट कहेंगे, मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट होते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया में कई फैसिलिटीज़ हैं जो काफ़ी कंट्रीज़ में नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, फिर आपके थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देख लीजिए, फिर अफगानिस्तान वगैरह अगर देखिएगा, तो यहाँ से भी लोग आते हैं अपना इलाज कराने इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इंडिया में आते हैं, पैसे भी कम लग रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगे, तो ये होता है मेडिकल टूरिस्ट। यूएस से, यूरोप से क्यों आते हैं? पैसे बचाने के लिए। यहाँ से बाकी जगह से क्यों आते हैं? अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह से या साउथ ईस्ट एशिया से ले लिए, क्यों? उनको पैसे थोड़ी बचाने होते हैं, वहाँ पे पैसे भी बच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पर क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है और इंडिया में फैसिलिटी मिल जाएगी, तो उन्हें हम मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, ठीक है, एंड द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मतलब एक्सपोर्टर
ऑफ मेडिसिन, समझ रहे हैं ना आप। प्रोड्यूसर तो हम हैं ही थर्ड लार्जेस्ट, पर हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं किस चीज़ के, मेडिसिन के। ये आप सोचेंगे यार कमाल, हमारा देश बहुत तेज तरक्की कर रहा है। अभी देखिए दूसरे में। अब आ जाइए आप राइट वाले पैराग्राफ पे, ठीक है, मतलब राइट वाले बॉक्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। इतने डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, बहुत बढ़िया, पर ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या होता है, अर्बन एरियाज में सेटल रह जाते हैं। क्यों? अच्छी लाइफस्टाइल के लिए मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी, ठीक है। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अ डॉक्टर। क्या होता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं, उन लोगों के कई कई में ऐसा तो होता है। अब अगर घर से अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में या सिटी में, बहुत ही अच्छी सिटी में रह रहे हैं, तो क्या होगा, आप घर से बाहर निकलिए, 10 कदम चलते नहीं है, या मान लीजिए आपका मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में आपको कितने डॉक्टर मिल जाएंगे यार, कितने डॉक्टर मिल जाएंगे। पर वहीं क्या होता है, रूरल एरियाज में क्या होता है ना, आपको 15-20 किलोमीटर तक एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, 50 किलोमीटर कई कई में हो जाते हैं कि डॉक्टर्स ना मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर्स होते ही नहीं है, क्यों? सब तो अर्बन एरिया में सेटल हो रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है। अब ये पता चलेगा ना कितने हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कितनी उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, वो भी देखिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। देखिए क्या है ना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स देखिएगा तो क्या है, सारे तो अर्बन में बैठ गए, अब रूरल एरियाज में कोई है नहीं डॉक्टर, तो क्या होता है ना कि पॉपुलेशन के हिसाब से ना, वहाँ पे रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत कम नंबर डॉक्टर, मतलब कम नंबर, हिंदी इंग्लिश क्या हो गई, मतलब बहुत लेस नंबर्स में वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बहुत लेस, ठीक है। कईयों को तो ये अगर तबीयत खराब होती है, कितने किलोमीटर्स चलने पड़ते हैं, जाना पड़ता है इलाज कराने, नॉर्मल मतलब एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलने, एक स्पेशलिस्ट वगैरह हो उससे मिलने जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। तो देखिए आप, एक तरफ आपने इंडिया की अच्छाइयाँ देखी, तो एक तरफ आपको इंडिया की मतलब वीक पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। About 5 lakh people die from tuberculosis every year, and this number is almost unchanged since independence. मतलब क्या है, 5 लाख लोग लगभग हर साल टीबी की बीमारी से मरते हैं, और ये लगभग क्या है, इंडिपेंडेंस से चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद भी देखिए, ऑलमोस्ट 2 million केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग। मलेरिया के जो केसेस हैं हर साल लगभग 2 मिलियन केसेस आते हैं, ठीक है। और ये कभी अभी उतनी तेज़ी से गिरा भी नहीं है, मतलब ये नंबर डिक्रीज़ भी नहीं हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यार बीमारी बड़ी भयंकर होगी, नहीं है। देखिए बताता हूँ, टीबी की बीमारी और जो मलेरिया की बीमारी है ना, ये ट्रीटेबल है, आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। पर क्या होता है ना कि काफ़ी लोग कैसे मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही टाइम पे इलाज नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो ये भी एक सत्य है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सबको क्लीन वाटर भी नहीं दे रहे हैं, पीने का पानी नहीं। आपको लगभग, मैं अगर वर्ल्ड के फैक्ट बताऊं तो लगभग 100 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व में ऐसी है जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। 100 करोड़ जनसंख्या दोस्तों, 100 करोड़ बहुत होती है, ठीक है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वाटर बॉर्न। देखिए 21% जो डिजीजेस होते हैं ना आपके, जो आसानी से फैल जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये पानी से रिलेटेड होते हैं, गंदे पानी से। फॉर एग्जांपल डायरिया आपको हो गया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस वगैरह लीवर में कोई दिक्कत, सूजन वोजन होती है, उसे हम कहते हैं। हाफ ऑफ दी चिल्ड्रन इन इंडिया, देखिए आधे जो बच्चे हैं इंडिया में उनको एडिक्वेट खाना नहीं मिलता, सही तरीके से फूड नहीं मिलता, तो इस वजह से क्या होता है कि वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, ठीक है। ये अगर आपने इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखे तो हमें इंडिया के वीक पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। अभी मैं जो कोरोना में चला था उसकी बात नहीं कर रहा, इंडिया ने बहुत तेज़ी से काम किया अपनी हेल्थ केयर सिस्टम पे, क्योंकि पेंडेमिक ने सिखा दिया है। अभी थर्ड वेव भी आ रही है, आई होप बहुत लोगों को वैक्सीन लग जाए एंड ज़्यादा कुछ बिगाड़ ना पाए थर्ड वेव। पर दोस्तों एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कोरोना में क्या चला था, हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर जो था इंडिया का सिस्टम, ये मतलब क्या हुआ था, सामने आया था, हम सबके सामने आया था कि क्या हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में। गवर्नमेंट ने वर्क भी किया, बहुत अच्छे वर्क भी किए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काम किया, ठीक है। तो वो एक अलग मैटर हो गया। पर मैं आपको एक याद दिला रहा हूँ, क्योंकि कोरोना में जो आपकी हेल्थ केयर की मतलब आपने देखा था, न्यूज़ देखते थे, तो वो आपके सामने है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बॉक्स में अगर आप देखिएगा, लेफ्ट बॉक्स में आपको इंडिया की बहुत
अच्छाई दिख गई, पर वहीं राइट बॉक्स में आपको मतलब कुछ वीक पॉइंट्स भी देखे जहाँ पे इंडिया अभी बहुत पीछे रहता है इन चीज़ों के मामलों में। रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर भेजने पड़ेंगे, होते ही नहीं है। ठीक है, सारे तो अर्बन एरियाज़ में बैठ जाते हैं, अपना क्लिनिक खोल लेंगे, नोट छापेंगे। अब वहीं एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख की एक स्टोरी पढ़ते थे कि हकीम शेख जो है एक मेंबर है किसका, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। ठीक है, हकीम शेख जो है मेंबर है किस चीज़ का, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन वेस्ट बंगाल, ये किसकी संस्था है आपकी, एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबर्स की वेस्ट बंगाल में। एक दिन क्या हुआ 1992 में, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। क्या होता है ना कि ये 1992 में ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं तो ये ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। ट्रेन से जब ये नीचे गिर जाते हैं तो इनके सर में चोट लग जाती है, बहुत ही मतलब तगड़ी चोट लग जाती है, खून वून बहुत निकल जाता है। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। उनकी कंडीशन खराब थी, उनको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए था। तो क्या होता है कि कुछ लोग उन्हें उठा के कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पर वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं वो मना कर देते हैं उनको एडमिट करने से। क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बेड खाली नहीं था। ठीक है, अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं था, उनके पास डॉक्टर्स ही नहीं थे स्पेशलाइज्ड, एंड उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, नेसेसरी ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट। क्या हुआ, इस तरीके से आना जाना लगा, मतलब हॉस्पिटल्स कई बार उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, 8 अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, पर किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। इस तरीके से उन्होंने 14 घंटे क्रिटिकल स्टेज में निकाल दिए। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, एडमिट हो गए, किस में, प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ उन्हें ट्रीटमेंट मिली। ठीक है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। वहाँ पे अगर जाहिर सी बात है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार आप भर्ती हो गए तो पर्ची समझ लीजिए कितनी लंबी कटने वाली है आपकी। तो इनका पैसा भी बहुत आ गया, ट्रीटमेंट का खर्चा। फिर उसके बाद जब इतना पैसा आया तो ये बहुत अपसेट भी हुए, नाराज़ भी हुए, गुस्से भी आ गए, इनको गुस्सा भी आया, किसके एटीट्यूड, किसकी एटीट्यूड पे, हॉस्पिटल्स के एटीट्यूड पे, कि इन्होंने उसको एडमिट नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, हकीम शेख और जो आपकी पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति थी PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। इन्होंने हॉस्पिटल्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक स्टोरी याद रखिएगा, अभी आगे भी आएगी, क्योंकि वही बात है ना, पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपको फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, मना कर दिया बेड नहीं है तो जाओ, एटीट्यूड गंदा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मतलब आपको केयर तो आपकी अच्छी मिल जाएगी, पर बिल इतना लंबा कट जाएगा ना कि फिर क्या कट जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया, मतलब एक कॉमिक के फॉर्म में दे रखी है, अच्छी है। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। क्या है ना कि दो दोस्त हैं, ठीक है, अमन और रंजन। रंजन के जो माँ बाप हैं वो मतलब ये अच्छी फैमिली से, थोड़ी रिच फैमिली से हैं, एंड वहीं जो अमन के पेरेंट्स हैं वो समझ जाइए। ठीक है, हाय अमन, ठीक है, रंजन कहता है हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। देखिए ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, फिर क्या बोलता है, दोनों को फीवर होता है। सिंपल से मैं आपको ऐसी स्टोरी बता देता हूँ, दोनों को फीवर होता है। ठीक है, ठीक है, आई, यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपका कौन कहता है, ये कहता है आपका रंजन। तो ये कहता है, अमन कहता है, ओ मी टू, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी। ये अमन नहीं है, रंजन है, ये रंजन है आपका। ठीक है, ऑन मंडे माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट ए न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। किंग्सवे एक जगह है जहाँ पे इसको ले गए थे हॉस्पिटल, इसका ये बीमार था। ठीक है, द बिल्डिंग, ये फिर क्या बताता है आपका रंजन क्या बताता है कि वो जहाँ मैं गया था हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल एकदम पॉश एरिया में था, पॉश लग रहा था। ठीक है, इसे लगा कि वो 5 स्टार होटल में ले आए इसके डैडी। ठीक है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। डैडी ने क्या किया, इसके रंजन के डैडी ने 500 रुपये दिए रिसेप्शन काउंटर पे इलाज से पहले रिसेप्शन काउंटर पे 500 रुपये मतलब फीस दे दी। ठीक है, देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरी थिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। कह रहा था रंजन, क्या कह रहा है, जब मैं हॉस्पिटल गया तो हर चीज़ क्लीन थी, म्यूजिक बज रहा था, एंड मतलब सब चीज़ चमक रही थी। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट। डॉक्टर ने क्या कहा कि जाओ तुम बहुत टेस्ट कराओ, टेस्ट वेस्ट लिख देते हैं यार प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत वाले टेस्ट करना होगा, एक लिख देंगे 100।
But everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. क्या वो जो जिस लेडी ने रंजन का ब्लड निकाला टेस्ट के लिए, उसने बहुत सारी स्टोरी सुनाई कि उसे दर्द महसूस ना हो या फील अच्छा कराने के लिए. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम. देखिए क्या वो टेस्ट के तुरंत बाद ही रिजल्ट आ गए, रिजल्ट तुरंत मिल गए. वी वेंट बैक टू द डॉक्टर. हम डॉक्टर के पास वापस गए. ठीक है. ही लुक थ्रू दैम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन. उसने देखा मेरे को, टेस्ट वेस्ट देखे और कहा कि ठीक हो एकदम, थोड़ा सा वायरल फीवर है. ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट. उसने इसे थोड़ी सी रंजन को थोड़ी दवाइयाँ लिख दी और कहा कि अब जाइए आराम कीजिए, मजे कीजिए. तो रंजन कहता है कि यार अब मुझे अच्छा लग रहा है डॉक्टर. ठीक है, आगे देखिए. फिर रंजन कहता है यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो. ये अमन से पूछता है कि आखिर तुम किस हॉस्पिटल में गए थे. इट वॉजेंट एट. तो ये अमन कहता है कि वो ज़्यादा खास तो नहीं था तुम्हारे हॉस्पिटल की तरह. मेरे अब्बा एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम. क्या अब्बा ने इससे पहले कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है. फिर ये लोग जाते हैं, हो सकता है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो जाते हैं. तो फिर क्या होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, फिर ये लोग लंबी लाइन में लग जाते हैं ओपीडी काउंटर के पास. ओपीडी काउंटर में ये लोग लंबी लाइन लगा लेते हैं. और अमन की तबीयत ख़राब थी तो ये अपना सर टेक लेता है, थोड़ा सहारा ले लेता है, किस पे सहारा ले लेता है अपने अब्बा का. ठीक है. फिर जब इनका टर्न आता है, द डॉक्टर एग्जामिन मी एंड आस्क. फिर जब इनका टर्न आता है अमन का, तो अमन को क्या कहता है डॉक्टर कि जाइए आप ब्लड टेस्ट कराइए, पहले आप ब्लड टेस्ट करा के आइए अपना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. फिर ये लोग जाते हैं, फिर ये लोग ब्लड टेस्ट की जो लाइन होती है जहाँ पे टेस्टिंग चल रही होती है ब्लड की, वहाँ पे भी एक लंबी लाइन लगाते हैं. ठीक है. टेस्ट होता है 3 दिन के बाद उनका रिजल्ट आता है टेस्ट का. ठीक है. और फिर जब ये अगले 3 दिन के बाद जब हॉस्पिटल आते हैं, क्या होता है कि वहाँ देखते हैं कि एक नया डॉक्टर है. वो डॉक्टर नहीं है जिसने इसे लिखा था टेस्ट कराने के लिए, कोई दूसरा डॉक्टर है. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो देखती है, जो मैडम होती हैं वो देखती है इसके टेस्ट, तो कहती हैं कि हाँ इसे सिर्फ वायरल फीवर है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, हम सिर्फ इसे दवाई दे देंगे वायरल फीवर की, जिससे फीवर कम हो जाए, बस ठीक हो जाएगा. तो ये क्या चले जाता है. तो फिर वो बताता है माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट. फिर ये कहता है, रंजन कहता है कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे अच्छा से ट्रीट भी किया, पर क्या हुआ कि उन्होंने मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा दे दी एंड इन सब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई. फिर वहीं अमन कहता है नहीं मेरी ट्रीटमेंट तो अच्छी से हो गई एंड कम कॉस्ट में हो गई, बहुत कम कॉस्ट में. तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या समझा, हमने ये देखा पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थोड़ी फैसिलिटी. अगर आप पब्लिक में जाते हैं या तो आपका फ्री में इलाज हो जाएगा, हाँ ये ज़रूर बात है कि वहाँ की फैसिलिटीज़ थोड़ी कम होंगी, क्लीनिनेस थोड़ी कम होगी. ठीक है. पर वो क्या है कि वहाँ पे आपका इलाज सस्ते में हो जाएगा. मान लीजिए जो आपके लग रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में 3,000, हो सकता है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 300 रुपये में हो जाए या फ्री में हो जाए. होता है इलाज. अब कभी कभी क्या होता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ज़्यादा पैसे ले लिए, फिर वो लेंगे ज़्यादा पैसे, होगा एक गोली का काम. अगर आपको सिर्फ फीवर है, पैरासीटामोल लिखने की जगह वो लोग कई तरीके के सिरप लिख देंगे, पैरासीटामोल लिख देंगे, सेट्राजिन लिख देंगे, काफ़ी तरीके की गोलियाँ लिख देंगे और फिर कहेंगे जाइए ले लीजिए. अब जाएंगे आप तो किसी प्राइवेट मेडिकल शॉप पे आप जाएंगे, उससे कहेंगे दवाइयाँ दे दो, उसने भी पैसे कमाए, डॉक्टर ने भी पैसे खाए, इन लोगों की मिली भगत होती है. मतलब इस तरीके से इनका बिजनेस चलता है. क्योंकि क्या है दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या है, एक बिजनेस है ये समझ लीजिए. वहीं पब्लिक हॉस्पिटल क्या है, ये आपकी एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा. आप टैक्स वैक्स देते हैं ना, तो गवर्नमेंट की जिम्मा बनता है आपकी हेल्थ के ध्यान रखना. तो वही है इनकी कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह हैं. तो ये आपने देखा कि आखिर पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ मतलब सिस्टम क्या होता है उन दोनों बच्चों की स्टोरीज से. एक बच्चे का जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है तो दूसरे को बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, वो भी 2 लाइन में, एक बार ओपीडी काउंटर पे जाने के लिए और एक बार ब्लड टेस्टिंग के जाने के लिए. जो पहला बच्चा था उसका ब्लड टेस्ट तुरंत आ जाता है, वहीं जो दूसरा था आपका अमन, उसका टेस्ट 3 दिन बाद आता है. ठीक है. और उसके बाद भी फिर उसको लाइन लगानी पड़ती है. तो ये सब आपने देखा, सारा खेल कॉस्ट पे आ जाता है, कॉस्ट. ठीक है. अब हम यही देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देखेंगे. द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट.
पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आपको पता ही है, हॉस्पिटल्स वगैरह जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services. क्या होता है ना कि रूरल एरियाज में भी इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, अर्बन एरियाज में भी होते हैं, और ये हर तरीके की ट्रीटमेंट को आपको दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. जैसे कॉमन इलनेस जैसे आपका नॉर्मल वायरल फीवर है या कुछ स्पेशल सर्विसेज वगैरह आपको चाहिए ट्रीटमेंट में, ठीक है, कुछ तगड़ी बीमारी हो. At a village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. विलेज में क्या होता है कि हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उसमें क्या होता है एक नर्स रहेगी एंड तीन आपके थोड़े बहुत हेल्थ वर्कर्स वगैरह रहते हैं, वो आपको देखते हैं. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health centers. देखिए क्या होता है ना, ये लोग ट्रेंड होते हैं किस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, लोगों को डील करने के लिए कि कैसे डील करना है लोगों की आम बीमारियां जो कॉमन इलनेस वगैरह होती हैं, वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, ये सब होता है कि इनको कैसे डील करना है. और ये लोग किसके सुपरविजन में होते हैं, डॉक्टर्स जो कहाँ पे हैं आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर में रहते हैं. सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस एंड रूरल एरियाज. ये जो सेंटर होता है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसके अंडर में काफ़ी सारे रूरल एरिया मतलब विलेजेस आ जाते हैं आपके रूरल एरिया में. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल is the district hospital that also supervises all the health center. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो काफ़ी सारे हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर्स को आपको सुपरवाइज करता है. लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज दी वन वेयर अमन वॉज टेकन. लार्ज सिटीज़ में क्या होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. दिल्ली में तो पूछिए ही मत, सफदरजंग हो गया, आपका एम्स हो गया, इतना पॉपुलर है, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं. आपने यहाँ पे देखिए अमन वॉज टेकन ऑल, अमन को भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में लेके गया एंड हकीम शेख की स्टोरी आपने देखी, दोनों में आप देखा ना आपने. द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन. हेल्थ सर्विसेज को हम पब्लिक कैसे कहते हैं वो देखिए, उस कुछ रीजन्स बता रखे हैं. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, किसके लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज सिटीजन्स को अपने प्रोवाइड करने के लिए ये सब फैसिलिटीज ओपन कर रखी हैं. हॉस्पिटल्स वगैरह आपके हो गए, हेल्थ सेंटर्स वगैरह हो गए. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay the government as taxes. और ये सब किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके पैसों के द्वारा, हमारे पैसों के द्वारा जो हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, ठीक है, टैक्सेस वगैरह जो पे करते हैं उसके द्वारा ही चलाया जाता है. अब चलिए इतना तो आपने पब्लिक हेल्थ, इसमें मतलब उतना ज़्यादा इस पैराग्राफ में है नहीं, आपने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज समझ ली ना. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, कौन चलाता है, कौन रन करता है, क्या कैसी कैसी बीमारी वहाँ ट्रीट होती है, कितने पैसे लगते हैं, ये सब आपको पैसे वैसे तो नहीं, मतलब खर्चा कम आता है. अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें भी उतना नहीं. हाँ यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ फॉर एवरी पर्सन. जो गवर्नमेंट है देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक आपने देख लिया कि पैसे हुए, मतलब पैसे कम लगते हैं, इलाज आपको हर तरीके का मिल जाता है. रूरल एरियाज़ में भी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह बना रखे होते हैं. सिटीज़ में आपके बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. तो वहीं आपको एक रिकॉल कराना चाहता है किसका केस, हकीम शेख का. वुड यू लाइक टू नो वॉट द कोर्ट सेड इन दिस केस. उसने जब केस फाइल किया था तो कोर्ट ने क्या कहा वो कुछ बता रखा है. अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल. कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो सबकी वेलफेयर करे, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द ईच एंड एवरी पीपल. किसके मैटर में, किस चीज़ के मैटर में, हेल्थ के मैटर में, ठीक है. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. क्या हुआ, जो कोर्ट ने कहा कि जो हकीम शेख ने जो डिफ़िकल्टी फेस की कि उसको कितने 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने भर्ती करने से मना कर दिया, फिर उसे एंड में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ गया. तो कोर्ट क्या कहता है कि इसके चलते इनकी जान पे बनाई थी. इस बंदे ने 14 घंटा अपना ब्लड बहाया ऐसे लेके, मतलब इधर उधर घूमता रहा, वो तो बच गए, उनकी किस्मत थी. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. मतलब कहते हैं कि अगर ये हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं ये सही टाइम पे एक व्यक्ति को, जो हकीम शेख के सर में चोट लगी थी ना, क्या कह के भगा दिया था, एक मतलब आप मान लीजिए अगर डॉक्टर्स नहीं है, बेड नहीं है, तो एक मलहम पट्टी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत कर देते कि ब्लड रुक जाता. उन्होंने वो भी नहीं किया और कहा कि बेड नहीं है, जाओ. मतलब बेसिक ट्रीटमेंट भी हकीम शेख को नहीं मिली थी. तो क्या कहा कि अगर हॉस्पिटल किसी व्यक्ति को टाइमली अगर ट्रीट नहीं कर सकता है
तो फिर काहे की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ? वही बात है, काहे की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ? कोर्ट नाराज था, बहुत गुस्सा था. द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज. कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि इसको नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज मिलती, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस. खास करके इमरजेंसी सिचुएशंस में ही तो ज़रूरत पड़ती है यार. ठीक है. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. जो हॉस्पिटल एंड जो मेडिकल स्टाफ्स वगैरह होते हैं उनको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी. जो उनकी बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं उनको फुलफिल करना होगा, लोगों का ट्रीटमेंट करना होगा. ऐसे ही किसी को भी नहीं कह सकते कि वो जाओ यहाँ पे बेड नहीं है, मतलब बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है. हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हकीम शेख को काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में डिनाई कहा गया कि हम भर्ती नहीं लेंगे. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. मतलब कोर्ट ने क्या कहा? स्टेट गवर्नमेंट को सारे पैसे देने पड़ेंगे जो हकीम शेख ने अपने ट्रीटमेंट पे खर्च किए, क्योंकि ये इन लोग की मिस्टेक थी कि आखिर कोई भी हॉस्पिटल कैसे मना कर रहा है एक व्यक्ति को अपने हॉस्पिटल में भर्ती लेने से, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि जितना इस बंदे का हकीम शेख का पैसा लगा है आपके ट्रीटमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल में, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे हकीम शेख को. केस फाइल की थी यार, कुछ तो मिलेगा. तो आपने यहाँ पे क्या समझा? आपने प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए ये सब जाना अच्छे से, क्या कि पब्लिक हॉस्पिटल में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या दिक्कत होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं. एक्सप्लॉइटेशन तो होती होगी ना, ज़्यादा पैसे ले लिए, हर तरीके के टेस्ट करा लिए. ज़रूरत होगी एक टेस्ट की, विटामिन डी का टेस्ट कराना है, कहा कि जाओ भाई करा के आओ सैकड़ों टेस्ट, 70-80 टेस्ट लिख दिए. ऐसा तो मतलब फिर क्या है फ़ायदा. चलें आगे. ये हो गया आपका जो गांव में होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह ऐसा होता है. ठीक है. और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका कुछ ऐसा सा हो गया, थोड़ा बड़ा होता है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा होता है. अब हम चलिए, अब इसमें एक बहुत बढ़िया सा आपका बॉक्स दे रखा था कॉर्नर में. ठीक है. चैप्टर के वाई पे टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट. आखिर हम टैक्सेस क्यों देते हैं गवर्नमेंट को? सरकार को टैक्सेस क्यों देते हैं? सरकार को टैक्सेस इसलिए देते हैं कि वो पार्टी करें? नहीं ना. ऐसे तो देते नहीं होंगे. तो वही हम देखने वाले हैं कि आखिर हम गवर्नमेंट को टैक्सेस कैसे क्यों देते हैं. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन. गवर्नमेंट को हम इसलिए टैक्स देते हैं कि आखिर उस पैसे का यूज करके वो पब्लिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सकें, पब्लिक बेनिफिट्स जो होते हैं वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकें. सम सर्विसेज सच है, कैसे सर्विसेज देखिए, जैसे डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, इनको भी तो पैसे देने पड़ते हैं. इन सबको पैसे, जब आखिर डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, अगर हमारी कोर्ट लॉर्ड्स वगैरह हो गए, फिर आपके ये डिफेंस मिलिट्री डिफेंस के लोग हो गए, फिर पुलिस वगैरह होगी, इनको सैलरी देनी पड़ती है ना. ये हमें अगर सेफ गार्ड कर रहे हैं तो किसके पैसे से? टैक्स के पैसे जो हम भरते हैं. ठीक है. तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है. फिर हाईवेज वगैरह बनाना, बेनिफिट ऑल हाईवेज एक्सेट्रा, इस तरीके की बेनिफिट्स वगैरह देती हैं. और अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दी सर्विसेज फॉर देमसेल्फ, क्योंकि सिटीजन्स थोड़ी सर्विसेज ये सब ले सकते हैं अपने लिए. हर कोई अपने लिए पर्सनल पुलिस थोड़ी लगा सकता है. तो ये सब गवर्नमेंट को हम इसलिए तो पैसे देते हैं कि वो हमारी वेलफेयर के लिए कुछ करे, कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे, कुछ बहुत गजब करे. इसलिए तो पैसे देते हैं. टैक्सेस, पैसे नहीं कहेंगे, टैक्सेस देते हैं. गलत. टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आर एंड सर्विसेज सच एज. टैक्सेस के जो होते हैं ना, देखिए टैक्सेस वगैरह जो हम देते हैं ना, वो सिर्फ इन फैसिलिटीज़ में नहीं, डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, इन सब को बनाने में ही सिर्फ हम नहीं देते हैं टैक्सेस. टैक्सेस हम इसलिए भी देते हैं कि ताकि उन जो फंड्स हैं उसका गवर्नमेंट अच्छे से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करे. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे? एजुकेशन में यूज़ करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में यूज़ करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में यूज़ करें, सोशल वेलफेयर में यूज़ करें, वोकेशनल ट्रेनिंग में यूज़ करें. काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में, सोशल वेलफेयर में सिटीजन्स के लिए यूज़ करा जाए वो पैसा. ठीक है. जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है. टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और इन केस ऑफ नेचुरल डिजीजेस सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामीज एक्सेट्रा. टैक्स का जो आपका पैसा होता है ये किसके लिए? रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन. मतलब मान लीजिए आप किसी एक जगह रह रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर घट गया हो तो वहाँ से किसी
मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जो लोग हैं वहाँ उठा के दूसरी जगह अगर आपको शिफ्ट करना है कि इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो उसके लिए भी तो हम टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, ये भी सोशल वेलफेयर है। ठीक है, आप देखते नहीं है अगर किसी जगह फ्लड आ गई, किसी जगह कुछ आ गई, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, ठीक है, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब वो तो डिपेंड नेचर पे करता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी वेपन्स बना लो, नेचर से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है और ये कई बार नेचर अपना रूप दिखा भी चुकी है। तो वही आप देखिएगा, अभी जो आपका उत्तराखंड में जो हुआ था, अभी ग्लेशियर फटने से याद होगा, ग्लेशियर जो टूटा था, गिरा था, तो उसमें क्या था, हमने लोगों जो वहाँ पे थे, फंसे हुए थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था, काफ़ी लोग को शिफ्ट किया था, ठीक है, शिफ्ट किया था ना। तो यही होता है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। नेचुरल डिजास्टर्स यही तो हो गए, फ्लड्स वगैरह आ गए, तो इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया था, ये सब काम भी इन्हीं का होता है। फिर आगे देखिए, स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्सेस। देखिए, जो स्पेस और न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना, ये भी कहाँ से फंड होते हैं, जो रेवेन्यूज ये लोग गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट करती है उन्हीं से। Government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. One example, health care. देखिए, गवर्नमेंट ये सब भी प्रोवाइड करती है, दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करती हैं। अब डिस्पेंसरी जो गवर्नमेंट होती हैं, डिस्पेंसरीज आपकी हो गए ना, लोकल एरियाज़ में होते हैं, लोकल एरियाज़, अब दिल्ली में देखिएगा बहुत सारी डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको दवाइयाँ फ्री में मिल जाती हैं। जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते किसी प्राइवेट शॉप पे जाके कि 100 रुपये दें और वो दवाई ले, पैरासीटामोल, वही पैरासीटामोल गवर्नमेंट उन हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स तो नहीं कहेंगे, डिस्पेंसरीज में फ्री में दे देती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की गई होती हैं। तो आखिर आपने इतनी देर में क्या समझा, आपने हेल्थ की डेफिनेशन समझी, हकीम शेख की और उन दोनों बच्चों की कहानी सुनी, फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ सर्विसेज समझी। अब हम प्राइवेट को तो समझाने की जरूरत है नहीं, आप प्राइवेट का समझ ही गए हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा। तो मतलब आपने मोटा मोटी ये सब समझ लिया कि आखिर, फिर हमने ये भी देखा कि वो जो 2 बॉक्सेस थे जिसमें हेल्थ केयर ऑफ इंडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप कह लीजिए एक तरीके से लिख रखे थे, जिसमें एडवांटेजेस यानी बहुत बढ़िया, हमें जिस पे तारीफ होनी चाहिए, एंड जिस पे थोड़ा गवर्नमेंट को या मतलब काम करना चाहिए, ठीक है, वो सब भी लिखा हुआ था। तो वही हमने ये सब अब तक पढ़ा, एंड मुझे उम्मीद है आपको आज के चैप्टर में मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। तो बस आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा, नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए ऐसे ही। एंड दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, मैंने पहले भी जैसे वीडियो के शुरुआत में कहा था। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज आपकी आ गई, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाली थी ना, अब हम शेड्यूल नहीं बिगाड़ेंगे। तो कल मैं दोनों दिन में आपके देखिए पॉलिटिकल मैप अगर आप देखिएगा किसके किसके हो गए, मैंने कंट्रीज एंड कैपिटल्स आपके बता दिए, एशिया एंड अफ्रीका के बता दिए ना। कल आपको मैं यूरोप का बता दूंगा, यूरोप की कंट्रीज एंड कैपिटल्स, एंड उसके बाद संडे को हम कर लेंगे किसके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलियन ओशियाना जो आपका है, उसके कंट्रीज एंड कैपिटल्स हम देख लेंगे। उसके बाद मंडे से आपकी रोज़ाना क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वादा करता हूँ अब से आपको एक भी दिन गैप नहीं महसूस करना, मतलब मिलेगा, क्लासेस के लिए इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ देखते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। सही बात है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर देखिएगा तो पूरे भारत में फैली हुई हैं, बहुत जगह पे हैं। रूरल एरियाज़ को छोड़ दे, रूरल एरियाज़ में क्यों जाएंगे ये लोग, मुनाफा थोड़ी मिलेगा वहाँ, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, कितने सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने खुद की प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह रन करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इन रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। रूरल एरियाज में क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो होते हैं ये सब भी पहुंचते हैं। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज। अर्बन एरिया में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ के डॉक्टर्स भी हैं, फिर सारे के सारे स्पेशलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स भी हैं जो प्राइवेट हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज जो है आपकी, जो लैब्स वगैरह होती हैं, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी, जल्दीबाजी में बोल दिया था। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, लैब्स जो वगैरह होती हैं आपकी, ये क्या हैं, बहुत सारी हैं, एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं, किस में, टेस्टिंग वगैरह जो होती है, फिर एक्सरे वगैरह की फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होगी कहाँ पे आपकी, जो आपकी लैब्स वगैरह हैं, लैब्स वगैरह जो आपकी अर्बन एरियाज़ में, ये सारी भी प्राइवेट ओन्ड है। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम मैनी वेयर वी बाय मेडिसिन,
काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिसिन मेडिकल शॉप्स भी हैं जहाँ से आप लोग मेडिकल्स वगैरह मेडिकल्स कह रहा हूँ मेडिसिन वगैरह आप लोग लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई, फिर आपकी मेडिसिन वगैरह हो गई, इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी, सब प्राइवेट हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सही बात है, प्राइवेट गवर्नमेंट तो कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है, अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है कि हमें हर फैसिलिटी अगर हमें चाहिए उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए हमें जेब खाली करनी पड़ती है, उसके लिए हमें बिल बनाना पड़ता, उन्हें बिल बनाना के हमें देना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ की बिल बनाओ। जो भी फैसिलिटी अगर हम यूज़ करेंगे प्राइवेट की उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, जो कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। सही बात है, आप देख सकते हैं। In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. ठीक है, medical shops are found in every corner of the country. मेडिकल शॉप्स आपको, आप गली से बाहर निकलिए आपको 10 मेडिकल शॉप्स मिल जाएंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक का खेल समझ लिया। काफ़ी सारी लेबोरेटरीज हो गई, फिर आपकी हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, लैब्स वगैरह हो गई जहाँ पे एक्सरे वगैरह होते हैं, मेडिकल शॉप्स हो गए, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है और लार्ज नंबर पे फैले हुए हैं यार कंट्री में। ठीक है, एंड ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक अच्छा सा एक पैराग्राफ है, ये बहुत ही अच्छा है, मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है। अब आप देखिए, आपने पब्लिक प्राइवेट स्टोरीज वगैरह, हेल्थ केयर इन इंडिया, ये सब पढ़ा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन है हेल्थ केयर इन इक्वालिटी से रिलेटेड। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि स्ट्रगल्स एंड इक्वालिटी, जो आपका स्ट्रगल्स फॉर द इक्वालिटी जो आपका चैप्टर है, वो मैंने गलती से बोल दिया था फर्स्ट चैप्टर में कि सेकंड में कराऊंगा, पर उसको 9th ही रहने देते हैं, क्योंकि इक्वालिटी हमें पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो किताब है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वहीं हम देखेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी हम देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन, ठीक है, आंसर एक साथ दीजिएगा आप लोग, मुझे पता है आप लोग आंसर सोचना ना पड़े। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? अ बिग नो, नो नो नो। ठीक है, क्या सबको बराबर हेल्थ केयर अवेलेबल है? मतलब एडिक्वेट है, मतलब देखिए वही ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसके पास पैसे हैं। एडिक्वेट मतलब क्या? इक्वालिटी हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वल। याद कीजिए कांता वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसने क्या बोला था, वो भी तो लाइन में खड़ी थी ना अपने बेटी को लेके, गुड़िया को लेके। तो वही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी क्या था, जो आपका रंजन था, अमन था, उसमें वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या लाइन लगाई, पर वहीं अमन क्या था, अमन ने तुरंत पैसे दिए और जाके इलाज करा लिया अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? नो नो नो। इन इंडिया, अब देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। सही बात है, प्राइवेट सर्विसेज धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है एंड पब्लिक सर्विसेज नहीं। तो गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए यार, मेहनत करो। ऐसा नहीं हो सकता यार किसी देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे ना हो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अब मैं सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, कई लेजेंडरी एंड मोस्ट वर्ल्ड फेमस आपके वर्ल्ड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो आपको इंडिया में मिलेंगे। एम्स, सफदरजंग, इतने सारे हैं। ठीक है, व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपके अर्बन एरियाज में। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेजर हाई। प्राइवेट हॉस्पिटल की आपकी कॉस्ट पता ही हाई है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ महंगी हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी। ठीक है, लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते इन खर्चों को, या तो क्या करते हैं वो लोग बोरो कर लेते हैं मनी, पैसे उधार ले लेते हैं अपनी इलनेस के लिए, बीमारी के लिए, किसी से ले लिया, घर में ले लिया, इन द फैमिली। ठीक है, फिर क्या होता है ना, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ सिनेरियो बताता हूँ। एक आदमी गरीब है, ठीक है, आप, ठीक है, अब आप ज़्यादातर जो बच्चे देख रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन है, पर क्या होता है ना, बहुत से लोगों की ऐसी कंडीशन नहीं होती है, मुझे उम्मीद है। देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा पुअर है ना, ठीक है, उसे ज़्यादा जो अगर किसी चीज़ की टेंशन रहती है ना, देखिए आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर टेंशन रहती है, मैं सही बताऊं, कि वो बंदा बीमार ना पड़े। अगर आप घर का बजट, अगर मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप घर का बजट बनाते तो आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि ये रहा 2,000 रुपये राशन का, 2,000 रुपये ये, 2,000 रुपये ये, 4,000 रुपये रेंट एंड 2,000 रुपये बीमारी का। पहले से ही बुकिंग कर लेते हैं क्या? ये पहले से ही प्लान बना लिया कि नहीं बीमार पड़ने वाला हूँ मैं, 2,000 रुपये इसके लिए फिक्स्ड कर लो, नहीं ना। तो वही होता है कि हम आता है तो चलो हम मैनेज कर लेते हैं, पर वहीं क्या होता है, जो पुअर लोग होते हैं ना दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, जो पुअर पीपल्स होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी क्या होता है, वो बीमारियां जो होती हैं ना, हेल्थ जो उनके बीमारियां अफोर्ड नहीं कर सकते,
बीमार पड़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में हिम्मत नहीं है, अगर प्राइवेट में जाएंगे उन्हें लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। वो सारे जिन्होंने पुअर पीपल्स जो होते हैं उन्होंने पैसे कमाए, वो सारी उनकी बीमारी में लग गए, बीमारी से लगे, और हो सकता है किसी से पैसे भी लिए हों, तो धीरे धीरे क्या हो गया, फिर वो पुअर बन जाएंगे, पुअर। ऐसे सर्कल ये चलता रहता है पॉवर्टी का। एक बंदा पहले से ही पॉवर्टी में है, उसने क्या किया, आपका तबीयत खराब हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, किसी से उधार लिया, फिर वो उधार चुकाते रह गया, मतलब पॉवर्टी, ये सब घूमते रह गए, एक सर्कल, विशियस साइकिल सा बन गया, ठीक है। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। काफ़ी सारे प्राइवेट सर्विसेज जो होती हैं वो इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करती हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स टू अवेलेबल may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections or saline when simple medication may suffice. देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, अब आप याद कीजिए इसमें क्या बोला गया, मैं आपको देखिए, जो क्या होता है ना, कभी कभी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब बहुत सारी मेडिसिन लिख देंगे, इंजेक्शंस लिख देंगे जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। उस बंदे को अगर नॉर्मल फीवर भी है तो इतना बढ़िया लिस्ट बना देंगे, तरह तरह की दवाई, शानदार एकदम, पहली बार आपने नाम सुने होंगे वैसी दवाइयों का, ठीक है, और बोल देंगे जाओ ये ले लो। आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे, ले लेंगे, दमदार 2-3 हज़ार रुपये निकाले, ये लो मौज करो, दुकानदार को भी दे दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की भी मौज, उनकी भी मौज। तो इससे क्या होता है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों का पैसे निकाल रहे हैं बस। अब देखिए, एक मैं आपको कहानी, आपने याद होगा अभी कॉमिक्स जो आप वो थी दोनों बच्चों की, अमन और रंजन, क्या था, अमन को सिर्फ एक दवाई दी थी फीवर कम करने की, वहीं जो रंजन था उसको पूरा लिख दिया था, लिस्ट दे दी थी, बहुत सारी दवाइयाँ दी थी ना, जबकि उसको भी वही फीवर था, वायरल फीवर था, पैरासीटामोल पीसीएम दे देते, लिख देते, ठीक हो जाता लड़का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये होता है। In fact, barely 20% of the population can afford all medicines that they require during an, मतलब क्या होता है, इनफैक्ट ड्यूरिंग एन इलनेस। देखिए क्या होता है, लगभग जो 20% जो पॉपुलेशन है ना, वही सब मेडिसिन, देखिए इनफैक्ट बेरली, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये भी फैक्ट है आपका, इनफैक्ट बेरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% जो आपकी जनसंख्या है ना, यही अफोर्ड कर सकती है सारी मेडिसिन जो उनको बीमारी के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। बीमारी के टाइम अगर आपके तबीयत खराब है तो जो सारी मेडिसिन वगैरह होती हैं, सिर्फ 20% जनसंख्या ही उसको अफोर्ड कर सकती है। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. देखिए कितनी बड़ी बात है, यही जो मैंने आपको पॉवर्टी वाला समझाया था, पुअर पीपल का, गरीब क्या होता है, एक बंदा पहले से गरीब है, उसने और पैसे ले लिए, मतलब बीमार पड़ने की वो सोच भी नहीं सकता, बीमार पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, एडमिट हुआ, किसी से पैसे लिए, फिर से वो पॉवर्टी में ढकेल दिया गया उस पैसों को चुकाने के लिए, फिर वो ऐसे चलता जाएगा। देखिए क्या वही बात लेकर रखी है। एक रिपोर्ट में क्या कह रहा है कि 40% जो आपकी लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं किसी इंजरी या इलनेस की वजह से, तो क्या होता है, उन्हें बोरो करनी पड़ती है मनी, ठीक है, या कुछ चीज़ गिरवी वगैरह रख देनी पड़ती है अपने इलाज के पैसे निकालने के लिए, सोचिए, ठीक है। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। सही बात है, जो मैंने आपको बताया, जो लोग हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और टेंशन में आ जाएंगे। व्हाट इज वर्स इज दैट द सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, वही घूमता रहेगा पॉवर्टी साइकिल। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, ठीक है। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, ये लोग ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहे क्योंकि जितना इन्हें खाना चाहिए, ह्यूमन नीड होती है जितनी। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing and clean surroundings, etc. इन लोगों को ना तो पीने का साफ पानी मिल रहा है, घर बार अच्छे से नहीं मिल रहा, क्लीन सराउंडिंग्स, आसपास में गंदगी पड़ी हुई है, ये सब है, तो इससे बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगा, हेल्थ अच्छी तो होगी नहीं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, मतलब क्या होता है ना, जो एक्सपेंसेस वगैरह जो पुअर पीपल जो पॉवर्टी में है, इन पे अगर आती ना तो ये लोग और गंदी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, मतलब आप समझ जाइए। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए लोगों, वुमेन का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है ना, कभी कभी मनी ज़रूरी नहीं होती, पैसा ही हमेशा ज़रूरी होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर ना मिल पाई तो। महिला का एग्जाम्पल दे रखा है कि वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते कि ठीक हो जाएगी।
वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ अ मैन इन द फैमिली। क्या होता है, महिलाओं की हेल्थ को ना कम समझा जाता है कि इनकी तबीयत खराब है तो दवाई खा यार, सो जा, ठीक हो जाएगी, मैन के मुकाबले, आदमियों के मुकाबले। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। ट्राइबल एरियाज में क्या है, हेल्थ सेंटर्स हैं पर कितने हैं, ना के बराबर हैं, और वो भी अच्छे से रन नहीं करते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो वहाँ होंगी ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता। ये लाइन आप तो सोचेंगे कि क्या बात कह रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहाँ से होंगे, जहाँ से उन्हें मुनाफा होगा वहीं होंगे, जहाँ मुनाफा नहीं होगा क्यों होंगे वहाँ पे वो, ठीक है। अब यहाँ पे रूरल एरियाज में देखिए, ये कुछ इमेज है। अ रूरल एरिया, अ जीप इज ऑफन यूज टू सर्व एज ए मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट। ये मोबाइल क्लिनिक समझ लीजिए कि एक जीप होती है, इसमें सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह इलाज वलाज करने के लिए गाँव में जाती हैं जो। दिस प्रेगनेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स टू सी अ, देखिए क्या है, इस लेडी को क्या है, डॉक्टर्स के पास जाना होगा तो इसको कितने किलोमीटर चलने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी दिखा रखा है इस इमेज में। अब यहाँ पे आपने सारा खेल समझ लिया हेल्थ का, कि आखिर सरकार का क्यों रोल बढ़ जाता है हेल्थ सिस्टम को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट में, कंट्री में। तो अब यहाँ पे आप देखिए द केरला एक्सपीरियंस। अब हम केरला एक्सपीरियंस देखेंगे, ठीक है। केरला एक्सपीरियंस देखने वाले हैं। द केरला एक्सपीरियंस इन 1996 the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to पंचायत। 1996 में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने 40% जो आपके एंटायर स्टेट जो बजट था ना वो पंचायत को अलॉट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, गलती से एक मैप यहाँ पे जो आप डार्क, ये जो लाइट ग्रे शेड देख रहे हैं ना, अलग सा जो शेड हो रखा है, ये अक्साई चीन एंड पीओ के बता रखा है, ठीक है, ठीक है। ये गूगल पे ये जो फालतू के मैप्स है ना, ये दूसरे की टेरिटरी बताते रहते हैं, और कुछ अगर फुल भी दिखाएंगे तो उस पर अलग से शेड कर देंगे। ये पूरा अपना भारत ही है, ठीक है। इसको भी मान लीजिए, ये अलग शेड मत देखिए, ये भी ब्लैक कलर में ही है, ये जो डार्क शेड ग्रे कलर में ही है। ये गूगल पे बड़े अजीब अजीब से मैप्स मिल जाएंगे यार आपको भारत के। ऊपर का हिस्सा दिखाते ही एक्साई चीन एंड पीओ के तो गायब ही कर देंगे मैप में से। ये अपना ही भारत का है, ठीक है, कभी ना कभी आएगा ज़रूर, ठीक है। ये पूरा ये जो ग्रे शेड में है, इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कई बच्चे कहें कि सर आपने गलत मैप यूज़ किया है। जी बच्चों, ये गलत मैप ही है, गलत मैप गलत नहीं है, मैप गलत नहीं, कलरिंग गलत हो गई है यहाँ पे। अब आप ये जो है ना, ये जो पोर्शन है ये इंडिया का है, ये भी इंडिया का, ये देख रहे हैं, ये कलर्स अलग कर रखे हैं, तो आप लोग की नज़र यहीं जाएगी। क्योंकि यार कोई भी कंट्री ना, खास करके हम भारतवासी अपना नक्शा गलत नहीं देखना चाहते हैं भाई, सब चीज़ गलत हो, भारत का नक्शा नहीं बिगड़ना चाहिए, जो चीज़ अपनी है अपनी ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गौर मत कीजिएगा, ये पैराग्राफ पे गौर कीजिए, माफ़ी चाहूँगा, नहीं मिल रहे थे मैप दोस्तों, ठीक है, बहुत ढूंढा, काफ़ी सारे में मिल ही नहीं रहे। एंड नहीं हो गूगल पे आप काफ़ी सर्च मार लीजिएगा, इंडिया का पॉलिटिकल मैप आप सर्च मारिए, सिर्फ आपको ऊपर का पीओ के रक्साई चिन्ह तो उड़ा देगा। आप भी सोचेंगे अबे इंडिया का मैप ही है, ऊपर का हिस्सा कहाँ गया, ठीक है, नहीं मिलता। वर्ल्ड मैप देखिएगा तो उसमें तो गायब ही। तो गूगल को भी देखना चाहिए, कंप्लेंट करो। द केरला एक्सपीरियंस इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस। क्या हुआ था 1996 में, जो केरला गवर्नमेंट थी, इन्होंने 40% जो भी एंटायर स्टेट जो बजट था ना, ये किसको अलाउट कर दिया, पंचायत को अलाउट कर दिया। पंचायत को अलाउट करने का फ़ायदा भी तो है कि लोकल लेवल पे आपकी क्या डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। They could plan and provide for their requirement. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. इसके तहत क्या हुआ कि पंचायत को क्या मिल गया, पैसा तो मिल ही गया, फंड्स मिल ही गया, तो जिसके कारण वो लोग एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते थे, किसके लिए, वाटर के लिए, फूड्स हो गए, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब के लिए वो लोग प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह करवा सकते थे। दिस meant that water supply schemes were checked, the working of schools and आंगनवाड़ीज was ensured and specific problems of the village were taken up, ठीक है। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव, हेल्थ सेंटर्स भी इम्प्रूव हुए। आप केरला की वो देख लीजिए हेल्थ फैसिलिटी। All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. ये सब तो आपने देख ही लिया होगा, बेड्स की तो कमी हुई थी कोरोना काल में भी, सबसे मेजर प्रॉब्लम थी जो इस कोरोना काल में जो आपका था, ठीक है। तो ये केरला एक्सपीरियंस देखा, आखिर इन्होंने लोकल लेवल पे जो अपना 40% बजट था वो दे दिया, जिसके कारण थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था इनका, नीचे में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे, कोस्टा रिकन अप्रोच। तो कोस्टा रिका आपकी सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपका ये देश पड़ता है।
कल मैं आपको परसों आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको अच्छे से बताऊंगा। वैसे तो मैप है ही आपके सामने, देख सकते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका में इस पार्ट को कहते हैं थोड़ा, जो आपको क्या करता है, सेंट्रल अमेरिका क्या काम करता है, आपको नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करता है। ये आपका पनामा नीचे आप देख रहे होंगे मैप में। तो कोस्टल रीजन अप्रोच देखिए क्या होता है। कोस्टल रीजन अप्रोच, कोस्टल रीका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका को क्या बोला जाता है कि वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्री है, हेल्दीस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टल रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मेन रीजन आपको कोस्टल रिकन की जो कोस्टा रिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मिल जाएगा। कैसे? सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कोस्टा रिका ने क्या कहा कि हम यहाँ पे अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करेंगे, बस। दिस हेल्प द, उसके बाद देखिए इससे क्या हुआ, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिली। किस में हेल्प मिली कि जो भी वो पैसा अपनी आर्मी पे खर्च करने वाले थे होते थे ना, तब वो वही पैसा हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स जो होती हैं लोगों की, उस पर ये खर्च करेंगे। ठीक है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। बहुत अच्छा निर्णय था इनका कि हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है लोगों के। The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. Basic amenities तो इन्होंने all Costa Rican जो लोग हैं वहाँ पे दे दी। For example, it provides safe drinking water, clean drinking water है वहाँ पे, sanitation अच्छा है, nutrition and housing facility अच्छी है। Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all levels. Health की education जो होती है ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है and knowledge आपके पास रहनी चाहिए। और ये आज से, ये आपको एक लाइन, ये क्वेश्चन का ये जो अप्रोच है, पर आपको भी हेल्थ वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज रखा होगा। तो यार यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखो। ठीक है। अगर स्कूल्स में एजुकेशन कोई पार्ट नहीं है, हेल्थ अच्छे से समझा नहीं रखा है, कोई टॉपिक नहीं, अरे देखो यार आजकल के बंदों हेल्दी बनो। ठीक है। मॉडर्न टाइम के बंदे हेल्दी का मतलब वही नहीं होता कि जिम में गए 2-3 डंबल मारे और ये बॉडी दिखा रहे डोले शोले, जान होती नहीं है। तो हेल्दी बनो। ठीक है। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना, इन सब पे वर्क करो। ठीक है। फिट रहो। अब देखिए यहाँ पे तो कोस्टा रिका ने बहुत अच्छा प्लान निकाला, पर वहीं क्या है, इंडिया नहीं कर सकता ना ऐसा। इंडिया अपनी आर्मी पे थोड़ी है कि खर्चा कम करेगा। दो बदमाश नहीं है आस पड़ोस में, जो एक यहाँ पीओ के लेके बैठा है, एक अक्साई चीन, साले दोनों को मारना है, भगाएंगे। टाइम आने दो, हम टाइम देखते हैं, बिना टाइम देखे नहीं कूदते हैं। भारत की चीज़ अच्छी है कि हम टाइम देख के ही करेंगे। अब वो टाइम देखते हैं कब आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो वही है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी आर्मी पे पैसे खर्च करते, लैक्स एंड लैक्स करोड़, आपके जो लाखों करोड़ आपके जो खर्च होते हैं आर्मी पे, डिफेंस पे समझिएगा, डिफेंस पे कि हम अपनी डिफेंस पे खर्चा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि पड़ोसी इतने बदतमीज हैं, ठीक है, बकलोल है, इसीलिए खर्च करना पड़ता है। तो हम नहीं कर सकते। ये कोस्टा रिका के फ्रेंड्स अच्छे होंगे, पनामा उनका अच्छा दोस्त होगा, ऊपर से आपका निकारागुआ है, ये भी अच्छा दोस्त होगा, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, अटैक वटैक नहीं करते होंगे, अच्छे पड़ोसी हैं। कोस्टा रिका के पड़ोसी अच्छे, तो उन्होंने सोचा चलो नहीं करेंगे मेंटेन आर्मी, पर हमारे नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों बस आपका यहीं तक ये चैप्टर था एंड आई होप आपको आज के चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिला ना? तो बस आज यही रहने। कल आपको दोस्तों मैं कराऊंगा आपका यूरोप, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम करने वाले हैं, यूरोप करेंगे कल हम करेंगे यूरोप आपका। एंड बस कल तैयार रहेगा। एंड अगर आपको आज के चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस पूछिए यार, क्वेश्चंस पूछने में थोड़ी मना है। वीडियो कैसे लगा, लेक्चर कैसा लगा, ये भी बताइए। एंड बस सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट तो दिखाइए यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सपोर्ट दिखाइए। इसी तरीके के आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ है यार, अभी तो शुरुआत हुई है यार, शुरुआत हुई है। ठीक है। अभी तो बहुत चीज़ें आपको करवानी है। अभी तो हम 7th की NCERT कर रहे हैं, 8th करेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको कह रखा है कि जल्दी मैं शायद सितंबर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप थोड़ी ख़त्म हो जाएगी ना, थोड़ी मतलब 50% से 70% जब आपकी ख़त्म होने वाली होगी ना, तब मेरा प्लान है ना कि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस वगैरह जो वर्ल्ड में होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आपने गौर किया हो, ये जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस वगैरह जो आते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, काफ़ी सारे HDI इंडेक्सेस हो गए, मतलब बहुत सारे इंडेक्सेस, नाम गिनाओ तो बहुत सारे हो जाएंगे। पर वही है कि इनको याद नहीं कर पाते हम। कभी पूछ रहे कि भारत की रैंक बताओ कि HDI में कितनी है, भारत की रैंक बताओ कि उसमें कितनी है। ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वगैरह में भारत की रैंक कितनी है, तो हम नहीं याद रख पाते हैं। तो उसीलिए मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, वो भी चीज़ शुरू करूंगा, एक डिटेल्ड वे में शुरू करूंगा, रैंकिंग बताऊंगा। एंड हम
अगर किसी चीज़ में हमारी रैंक कम है तो उसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ देखेंगे। वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज़ कौन है उस रैंकिंग के हिसाब से। तो ये मैं आपको शुरू करूँगा जब आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी 50 to 70%, आपकी 50 to 60% अगर कंप्लीट हो जाएगी तो, क्योंकि बहुत काम पड़ जाता है ना, तो टाइम निकालने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तब तक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से करते हैं। उसके बाद इन जनाब की तरफ डांस कीजिए क्योंकि आपका चैप्टर हो चुका है फिनिश। तो दोस्तों आज का चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो गया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद।